स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि होता क्या था। सेशन का पर्पस है मेनली इंफॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, क्या चीज होती है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक की एक एक्सचेंज, एक ऐसी एक्सचेंज कहते हैं ऐसी जगह जहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और स्टॉक कहते हैं ये जो शेयर, सिक्योरिटीज और इस तरह की चीजें होती हैं। तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता, जज़ाकल्लाह, ये भाई जो है ना ये फ़ौरन से समझ गए और इन्होंने हमें रंग बरंगा लेक्चर देने की ऑप्शन दे दी। ठीक है जी। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां बाइंग एंड सेलिंग हो। आप यूं समझें कि पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने के बाद आहिस्ता 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 लोगों ने बिजनेसेस में इन होना शुरू हुए। बिजनेसेस शुरू में इसकी ज़रूरत है या चल जाएगा काम? लगा ले ऐसा। देखिए 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 पीछे ना गिर जाए कहीं जज्बात में। जी इको भी है जी सर। वाह ठीक है जी। अब ये आवाज़ क्लियर है? अब आवाज़ क्लियर है? अब आवाज़ क्लियर है। आवाज़ तेज़ करते हैं और माइक दूर कर देते हैं। अब ये आवाज़ क्लियर है? ठीक है। मगर तेज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ? आवाज़ नहीं जी, आवाज़ फिर ठीक है, सही है, सही है। क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी एक्सचेंज जहां पे बाइंग और सेलिंग हो शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की। आवाज़ डिस्टर्ब तो नहीं ना कर रही? ठीक है। तो पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादातर बिजनेसेस थे देसी, और ज़्यादातर बिजनेस हमेशा देसी रहना चाहता है। बड़े कम लोग हैं जो देसी बिजनेस को उठा के किसी कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कंपनियां बनती गई, लोग आते गए, कंपनियों के शेयर्स खरीदते गए, एक नीड जनरेट हुई कि एक ऐसी जगह हो जहां पे आके कंपनियों के शेयर्स बाय और सेल किए जा सकें। द वेरी सिंपलेस्ट और स्टार्टिंग वर्जन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वॉज लाइक अ कमरा, जिसमें इधर दरवाज़ा है, लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। गवर्नमेंट ने एक सेटअप बनाया और गवर्नमेंट ने कहा जी आप लोग आएँ, जिसने भी शेयर्स बाय और सेल करने हैं आप इस कमरे में आएँ, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये लोकेशन है, आप इधर बैठें और यहाँ बाइंग और सेलिंग होगी। यानी कि पहले क्या होता था, लोग अपने तौर पर खरीदो फरोख्त करते थे। गवर्नमेंट ने सोचा कि बजाय इसके कि सारे लोग कंफ्यूज रहें, परेशान रहें, इनको एक ऑफिशियल जगह दे देते हैं। तो उन्होंने एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज टाइप का एक सेटअप बनाया। यूँ समझें इस तरह का एक हॉल हो, इस हॉल में इसी तरह से दरवाज़ा लगा हुआ हो, यहाँ एक बंदा मेज़ कुर्सी रख के बैठा हो जो रजिस्ट्रार है, और सामने कुर्सियाँ रखी हुई हो। लोग आएंगे, आते साथ ही उनको एक टोकन नंबर मिलता चला जाएगा, वो आके सामने कुर्सियों पे बैठते चले जाएंगे। जब ये सामने सारे लोग कुर्सियों पे बैठ गए तो अब इनको ऑप्शन मिलेगी कि ये अपनी कमोडिटी है, जो भी चीज़ है उसके ऊपर कुछ बताएं। ये वाले भाई साहब की बारी आई, इन्होंने कहा जी मेरे पास फॉर एग्जांपल हबीब बैंक के फॉर एग्जांपल 200 शेयर्स में बेचना चाहता हूँ, और मैं बेचना चाहता हूँ 140 रुपए के हिसाब से। जो सामने बैठा हुआ रजिस्ट्रार था उसने ऑप्शन दी मिस्टर ए को कि मिस्टर ए आप बताएं आप क्या कहते हैं। टोकन मिले हुए थे सबको, हर बंदा अपना टोकन की बारी के हिसाब से बोलेगा। उसने कहा जी मैं 200 शेयर बेचना चाहता हूँ 140 रुपए के हिसाब से। रजिस्ट्रार ने कहा हाँ भाई ये साहब 200 शेयर बेचना चाहते हैं 140 के हिसाब से, कोई इंटरेस्टेड है? इधर से एक बंदा बोला जी मैं इंटरेस्टेड हूँ 200 शेयर्स में, लेकिन मैं दूंगा 130 रुपये। तो फ़ौरन से इधर एक बंदे को समझ आया कि मेरी गेम बन सकती है। उसने कहा मैं 135 रुपये दूंगा और मैं 200 शेयर्स ले लूँगा। तो यहाँ कोई बंदा 136 की आवाज़ भी लगा देगा। अब डिपेंड करता है कि वो शेयर कितना लुक्रेटिव है। हो सकता है ये आपस में बोलियां लगा के शेयर की प्राइस बढ़ा दें, और हो सकता है कि जब इसने 140 का है तो वैसे ही सामने वाले कहेंगे नहीं भाई ये तो बात नहीं बनती। या अगर किसी ने 130 की आवाज़ लगा दी है तो सारे सोचें बेवकूफ़ आदमी है, 130 तो नहीं बनते, लोग विड्रॉ कर लें। तो होगा ये कि मुख्तलिफ बोलियाँ आएंगी, और बोलियों के बाद जिसकी बोली दूसरे बंदे से मैच कर गई कहानी तय हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 बंदों ने कह दिया है जी 140 देना है, टाई पड़ गया। उस बंदे ने कहा जी इनका आपस में झगड़ा ना हो, मैं काम करता हूँ मैं अपनी ऑफर रिवाइज कर देता हूँ, आप दोनों में से 142 का कौन लेगा शेयर?
अब ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई की गेम है कि शेयर की डिमांड ज़्यादा है या शेयर की क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल है। तो हो सकता है ये पहले बंदे को पहला टोकन मिला, हो सकता है ये 17वें नंबर पे इसकी बारी आती है और इससे पहले 3 दफ़ा हबीब बैंक के शेयर्स में ट्रेडिंग हो चुकी होती। तो उन्होंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑप्शन रखा कि जो जो लोग पहले आते जाएंगे उनको टिकट मिलता जाएगा, तो सामने वाला बंदा बैठ के इनकी आपस में ट्रेडिंग करवा। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोग आना शुरू हुए, पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया। अब डेली शेयर्स खरीदने वाले लोग दर्जनों में नहीं सैकड़ों में चले गए। तो एहसास ये हुआ कि नहीं इधर से निकाल दिया जाए, इधर से निकालें फिर क्या किया जाए, क्योंकि ये कमरा है, कमरे की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अगला कॉन्सेप्ट ये आया कि दरमियान में एक हॉल होगा और साइड पे यूं करके समझें ये बेसमेंट है और ये ग्राउंड फ्लोर है, या ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। समझे नीचे एक हॉल है और हॉल के इर्द गिर्द ऐसे करके जो है ना, ऐसे ही जैसे एक सहन हो और सहन के इर्द गिर्द लोग छत पे खड़े होकर उस सहन में झांक रहे हो। अभी भी कुछ वेस्टर्न मूवीज़ में कुछ इस तरह के उसमें ना इस तरह की स्टॉक एक्सचेंज नज़र आती है जिसमें कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऊपर से आवाज़ें लगा रहे हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी काम करें, ये जो एक बंदा है ना जो गवर्नमेंट की तरफ से सबको हैंडल कर रहा है, ये मुश्किल हो गया है, इन्होंने यहाँ बिठा दिए बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को कहा आप स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले लें, इतने में मिलेगी, आप स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर बन जाएं। ये आके यहाँ बैठे, लोग इधर इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब ऊपर जो लोग हैं वो आवाज़ें लगाते थे, वो कहता था हबीब बैंक 200 रुपये, इधर से आवाज़ आती थी MCB इतना, इधर से आवाज़ आई PIA इतना, फलाना इतना। अब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे लोग वहाँ आवाज़ लगा रहे हैं और नीचे वाले ब्रोकर आवाज़ सुन रहे हैं और फिर उन्हें बता रहे हैं कि यार वो हबीब बैंक उधर भी एक बंदा था, तो पता लगा उधर बायर खड़ा हुआ ऊपर, उधर सेलर है, इनकी आवाज़ इन्हें मिल रही है और ब्रोकर इन लोगों के आपस में ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा ठीक है जी आपका हमें पता लग गया, आपका पता लग गया, डे एंड पे आपने हमारे पास आना है, आपने इस बंदे को शेयर हमारी मौजूदगी में दे देने। इस वाले सिस्टम में भी जब ट्रांजैक्शन पूरी होती थी तो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में शेयर वाला बंदा शेयर देता था और दूसरा बंदा पैसे देता था और रजिस्ट्रार चेक करता था कि ये वाले शेयर इसी बंदे के नाम पे हैं और क्या वो सही तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जिसने यहाँ आवाज़ लगाई हबीब बैंक और जिसने यहाँ सुन के आवाज़ लगाई, तो क्यों ना ये इधर ही एक दूसरे से जाके मिल लें और ट्रांजैक्शन कर लें। इन्हें ब्रोकर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, रिस्क है, सिक्योरिटी। इंसान इंसान पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन वो ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट का है लोग उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन हुआ ये कि सिस्टम बहुत जल्दी कचरा हो गया। ये सिस्टम पढ़े लिखे मुल्कों में तो चल सकता था जहाँ थोड़े से लोग ऊपर हो और थोड़े से लोग नीचे हों। पाकिस्तान में ऊपर इतने लोग नीचे इतने लोग कि वो मछली मंडी बन गई, हर तरफ से सिर्फ आवाज़ें ही आवाज़ें आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही हैं, कंट्रोल ही नहीं हुआ। और उसके बाद लोग डायरेक्ट होना शुरू हो गए। देखें ना, बात यह है कि आप एक जाएं एक दुकान पे जो जहाँ से डॉलर ख़रीदे भी जा सकते हैं बेचे भी जा सकते हैं। आप वहाँ अपना डॉलर बेचने जा रहे हैं और एक बंदा डॉलर ख़रीदना चाह रहा है, वहाँ रेट लिखा हुआ है खरीदने वाले का कितना, बेचने वाले का कितना। तो जो बेचने वाला और ख़रीदने वाला दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, सीट पे इंतज़ार कर रहे हैं। साथ वाले से पूछा आप क्यों आए हैं, उसने मैं बेचने आया हूँ डॉलर। ये आपको क्या कहते हैं, इन्होंने कहा जी ये मुझे कह रहे हैं 284 रुपये देंगे हम आपको डॉलर के, मतलब ये बेचने आया हुआ है। तो इसने कहा मैं ख़रीदने आया हूँ, मुझे कहते हैं 290 का डॉलर लें हमसे। अब इससे 284 का लेंगे, इसको 290 का बेचेंगे। तो दोनों ने बैठ के सोचा कि काम करते हैं, सामने वाले को साइड पे करते हैं, हम आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं, बाहर जाएंगे इकट्ठे बैठ के बर्गर खाएंगे और ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कर लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस होती हैं जहाँ लोग डायरेक्ट हो जाते हैं। और पाकिस्तान में लोग जो है ना मिडल मैन को फ़ौरन से साइड पे करके, यहाँ तो प्रॉपर्टी डीलर को साइड पे करके मालिक मकान किराएदार आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं। ये सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप हो गया इनका। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इंसानों को सिस्टम में से निकाल देते हैं, इंसान सिर्फ ब्रोकर से रब्ता करे। तीसरा वर्जन आया इसका। तीसरा वर्जन इस तरह से था कि एक इस तरह से हॉल है, उस हॉल के अंदर अलग अलग लोग अपने कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं। ये मेज़ है और हर बंदे के सामने कंप्यूटर है और हर बंदे के हाथ में 2 फ़ोन है। ये ब्रोकर्स थे। इंसानों को सिस्टम में से फारिग कर दिया और ब्रोकर को उठा के इस जगह पे बिठा दिया और सामने इनकी स्क्रीन आ रही है। मैंने अगर रब्ता करना है, मैंने हबीब बैंक के शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे इनमें से किसी ब्रोकर के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें मैंने मिस्टर आफ्ताब को रब्ता किया, जी आफ्ताब साहब ब्रोकर हैं, उनको मैंने कहा भाई मिस्टर आफ्ताब मुझे 200 शेयर ख़रीदने हैं 140 रुपये के हिसाब से, फ़र्ज़ करें हबीब बैंक के। मैंने उन्हें बोल दिया, उन्होंने सिस्टम में एंट्री डाल दी कि बायर अवेलेबल है 200 शेयर्स 140 रुपये के हिसाब से।
मैंने क्या एग्जांपल दी, मैंने खरीदना है, हाँ मैंने कहा जी मुझे खरीदना है 200 शेयर्स 140 के हिसाब से, उसने सिस्टम में डाल दिया। अब हर बंदे को नजर आ रहा है यहाँ पे अपनी अपनी स्क्रीन पे, हर किसी को नजर आ रहा है कि देयर इज अ प्रोस्पेक्टिव बायर जो 200 शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन रेट क्या है 140। इधर वाले ब्रोकर को पता था कि उसके कस्टमर ने कहा था कि जी मैंने हबीब बैंक के शेयर जो है ना बेचने हैं, उसने फ़ोन उसे मिलाया। अब दो फ़ोन है, एक फ़ोन से आप कस्टमर से राब्ते में और एक फ़ोन से आप मार्केट से राब्ते में। उसने उसे कॉल मिलाई और उसको कहा कि वो बताओ इतने का वो अवेलेबल है, बायर अवेलेबल है। उसने कहा नहीं जी आप एक काम करें, आवाज़ लगा दें 200 शेयर, लेकिन मैं 145 के बेचूंगा। उसने अपने सिस्टम में भी रिकॉर्ड कर दिया और दूसरे फ़ोन से ये वाले ब्रोकर को कॉल मिला ली। उसने कहा तुम अपने कस्टमर से रब्ता करो, उसे कहो 145 की गेम है, 140 वाला मजाक नहीं होगा। वो अपने वाले से रब्ता करेगा, ये अपने वाले से रब्ता करेगा, भाव तो होगा। तो एक वो बात है जो कस्टमर ब्रोकर को बोल रहा है और एक वो है जो ब्रोकर ब्रोकर को बोल रहा है। और साथ में उसने अपनी स्क्रीन पे भी डाल दिया। स्क्रीन पे डालने का मतलब है कि इन सब लोगों के पास शेयर हो गया कि देयर इज अ बायर अवेलेबल जो बैंक अल्फला के शेयर लेना, हबीब बैंक के शेयर लेना चाह रहा है। तो ये अपने अपने कस्टमर से रब्ता करेंगे जिसकी जहां डील क्रैक हो जाए। जब डील क्रैक हो जाएगी तो ब्रोकर ये तय कर लेगा कि आपके नाम पे इतने शेयर हो गए। तो जब डे एंड होगा तो डे एंड के बाद ये सारे बैठेंगे और सेटलमेंट करेंगे अपनी। इन सारे ब्रोकर ने पूरे दिन में सैकड़ों ट्रांजैक्शंस की होंगी एक दूसरे के साथ, इसके कस्टमर के साथ उसके कस्टमर की ट्रांजैक्शन, उसके कस्टमर के साथ इसके कस्टमर की, इसके कस्टमर के साथ उसके कस्टमर की। तो डे एंड पे बहुत सारे पैसे एक्सचेंज होने हैं इनके और बहुत सारे शेयर्स एक्सचेंज होने हैं। तो फिर एक सेटलमेंट का सिस्टम था कि 3 दिन बाद सेटलमेंट के लिए इकट्ठे होते थे। जो 3 दिन पहले ट्रांजैक्शन हुई होती थी उनका हिसाब करते थे। ये सिस्टम भी बड़ा मजे का था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ब्रोकर से रब्ता करो, ब्रोकर फ़ोन पे किसी और से रब्ते में है। 2 घंटे तक उसने आपकी कॉल नहीं उठाई, जब उसने कॉल उठाई तब तक वो माल ही बिक चुका था मार्केट में जो वो खरीदने के लिए रब्ता कर रहा था। तो ये सिस्टम फिर स्लो था, इसमें आप फिर ब्रोकर पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ने क्या काम करते हैं, ये ख़त्म करते हैं और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के आते हैं जिसका नाम है CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम में सारे लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ब्रोकर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ब्रोकर्स जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे उन्होंने शोर डाल दिया, उन्हें यही का मजाक हुआ, आप हमें बीच में से हटा रहे हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, हमने पैसे दे के मेंबरशिप ली हुई है, तो इसमें तो लोग आपस में डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला सिस्टम हमें अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया, ये ऑप्शन रखी कि CDS में कोई भी जाएगा तो वो किसी अकाउंट के थ्रू जाएगा। और जो ब्रोकर है उनका नया नाम कर दिया पार्टिसिपेंट्स, और उनको कहा आप पार्टिसिपेंट हैं, ये सिस्टम के अंदर आपके अकाउंट खोले हुए हैं, आपके अकाउंट के अंदर आपका इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब अगर मुझे ऑनलाइन अपने शेयर्स खरीदो फरोख्त करनी है तो मुझे CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसको चलाने वाली ऑफिशियल गवर्नमेंट कंपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, इस कंपनी के किसी ब्रोकर यानी पार्टिसिपेंट से रब्ता करना पड़ेगा। मैं उसके पास अकाउंट खुलवाऊंगा, मैं कहूँगा भाई मैंने ट्रेडिंग करनी है, वो कहेगा आपने खरीदने हैं या बेचने हैं, मैं कहूँगा मैंने बेचने हैं, मेरे पास 25,000 शेयर्स पड़े हुए हैं बैंक अल्फला के। तो मैं जाऊँगा, वो 25,000 शेयर दूंगा उस पार्टिसिपेंट को, वो मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा और मेरा एक सॉफ्टवेयर अपना प्रोवाइड करेगा जिससे घर बैठ के मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा तो लिखा हुआ आ रहा होगा 25,000 बैंक अल्फला के शेयर मेरे पास बैलेंस में पड़े हैं। तो किसी और ने किसी और के पास IGI सिक्योरिटीज़ वालों के पास अकाउंट खुलवाया होगा, उसने कहा होगा मैंने खरीदना है और उसने 10 लाख रुपए जमा करा दिया होगा अपने अकाउंट में। तो सबसे पैसे पकड़े और सबके शेयर्स पकड़े CDC ने, कंपनी ने। और कंपनी ने कैसे पकड़े, अपने पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। सब लोगों ने अपने पैसे फिजिकल और शेयर्स फिजिकल दे दिए CDC कंपनी के ब्रोकर्स के हाथ में, और सबको मिल गए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जिससे वो घर बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग कैसे होगी, मंडे टू फ्राइडे 5 वर्किंग डेज हैं, सैटरडे संडे नॉर्मली ट्रेडिंग ऑफ होती है। सुबह 8 बजे मार्केट शुरू हो जाती है और डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है, दोपहर 2 बजे या 4 बजे, वॉट एवर द केस में भी मार्केट का टाइम होता है। इस दौरान अगर ट्रेडिंग करनी है तो क्या होगा कि मैंने फ़र्ज़ करें IGI सिक्योरिटीज़ वालों के पास अकाउंट खुलवाया हुआ है और मैंने फ़र्ज़ करें उसमें 25,000 शेयर्स जमा करवाए हुए हैं और कोई 2 लाख रुपया जमा कराया हुआ है। तो मैं अपने घर में जब अपना सॉफ्टवेयर खोलूंगा तो लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपके पास ये वाली कंपनी के इतने शेयर्स हैं और आपके पास कैश इतना है। अब मैं खोलूंगा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट psx.com.pk, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज।
ये वर्जन चेंज होते रहते हैं, कभी GOV के साथ कर देते हैं, कभी कुछ और। तो बेस्ट है कि आप गूगल पे PSX लिख के सर्च करें। जो लास्ट वर्जन था उनका दैट वाज psx.com.pk, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी ये इसी तरह से चल रहा होगा। ये वेबसाइट लिखेंगे, इस वेबसाइट पे जिस वक्त तो दिन चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तो आपको लाइव ट्रेडिंग नज़र आएगी। और अगर डे एंड पे आप जाते हैं, इस टाइम पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग खत्म हुई हुई होगी। वेबसाइट पे आप जाएंगे, सामने आपके ना इस तरह से करके कुछ वो आइकन बने होंगे, एक पे लिखा होगा मार्केट समरी। मार्केट समरी बताएगी कि आज कितनी कंपनियों के शेयर्स में कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हुई, लोएस्ट प्राइस क्या थी, हाईएस्ट प्राइस क्या थी, एवरेज प्राइस क्या थी। तो psx.com.pk अभी एंड पे मौका मिलता है, और अगर हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है तो मैं आपको जो है ना वो ऑनलाइन भी उसकी तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह से है। आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वेबसाइट पे आपको समझ आ जाएगा कि जी BOP के शेयर तो लोगों ने 10 लाख शेयर्स खरीदे, PIA में 22,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, अस्करी सीमेंट के अंदर फर्स्ट करें 57 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। तो डे एंड का समझ आ जाएगा कि कौन सी वो हुई। तो सम टाइम हम एक वेबसाइट को साथ साथ देखते देखते ऑब्जर्व करते हुए हमें पता लग जाता है कि चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेबसाइट खोली और उस पर समरी आ रही थी कि जी BOP का शेयर जो है वो 9 रुपये में हाईएस्ट बिका, वैसे दिन में उसकी औसतन प्राइस 8.5 रुपये रही। अब मैं उसमें ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं फ़र्ज़ करें 8 लाख, नहीं तो 2 लाख पड़े हुए हैं, चलो 2 लाख से खेल लेते हैं, ज़्यादा बड़ी गेम नहीं खेलते। तो मेरे पास 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 8 रुपये का एक शेयर है BOP का, तो 2 लाख रुपए से मैं कितने शेयर खरीद सकता हूँ? हाँ जी, सिंपल सी मैथ, 2 लाख को 8 पे डिवाइड करना है, 25,000। मैंने यहाँ सिस्टम में डाल दिया कि मुझे 25,000 शेयर्स खरीदने हैं 8 रुपए के हिसाब से। मार्केट में शायद इमीडिएट पहले 8.2 रुपए की सेल परचेज हुई है। मैंने ये करके, और सिस्टम ने मेरे से सिग्नेचर पिन वगैरह मांगा, सॉफ्टवेयर ने, मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरी ट्रांजैक्शन जाके अब यहाँ गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगी। जब इसको अपने साथ की दूसरी ट्रांजैक्शन मिलेगी, ये उसे जप्पी डाल लेगी। ये मेरी ट्रांजैक्शन है, मुझे क्या करना है? बाय करना है। 25,000 शेयर बाय करने हैं, कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। तो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरी तरह के हज़ारों लोग इंटरनेट पे बैठे हुए अपने अपने अकाउंट से एंट्रियाँ डाल रहे हैं। तो शायद ऐसा हो कि 3 लोगों ने BOP का शेयर सेल पे लगाया हुआ हो, लेकिन किसी ने 8.1 पे लगाया हुआ हो, किसी ने 8.15 पे लगाया हो, किसी ने 8.2 पे लगाया हुआ हो। अब मैंने क्या कहा हुआ है? मुझे 8 रुपये पे बाय करना है। तो किसी की प्राइस मेरे साथ मैच नहीं कर रही। अब टाइम गुजरेगा, मेरा भी दिल थोड़ा सा डाउन होगा, मैं कहूँगा इसका मतलब है गल नहीं बनी। और हो सकता है जिन्होंने बेचना उनको जल्दी हो, सोचिए यार 8.1 डाला हुआ है, ट्रांजैक्शन क्लिक नहीं हुई, एक काम करते हैं 8.05 डाल के देख लेते हैं। अब सिग्नलिंग होगी, जो अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं वो आएंगे। यानी मैं ये ज़रूर देख सकता हूँ कि पिछले 1-1.5 घंटे में BOP में कितने शेयर्स ट्रेड हुए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट में कौन कौन किस किस रेट के साथ बैठा है। लेकिन सिग्नलिंग की जा सकती है, तजर्बे किए जा सकते हैं। अगर 2 घंटे गुजर गए और मुझे कोई नहीं बेच रहा और मैंने ख़रीदना भी बड़ा ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा? अपनी ऑफ़र रिवाइज़ कर दूंगा। मैं कहूँगा 25,000 शेयर्स 8.1 के हिसाब से। अब इस वक्त केस में मेरे पास पैसे नहीं है, फ़र्ज़ करें मेरे पास 2,10,000 के आसपास पड़ा हुआ हो। 8.1 किया, जैसे ही मेरी नई ट्रांजैक्शन गोल गोल घूमी, वहाँ 8.1 की सेल की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी फिर रही थी, दोनों आपस में मिले, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। लोअर ऑफ दोनों की क्वांटिटी, मैंने कहा 25,000 बाय करना है, उसने कहा लाख सेल करने हैं शेयर्स, तो 25,000 की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मैंने कहा 25,000 बाय करने हैं, उसने कहा था 8,000 सेल करने हैं, तो 8,000 की हो जाएगी। और मेरी बकाया एक नए ऑर्डर के नाम से मार्केट में गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगी, अपने दूसरे भाई को ढूंढती हुई जो सेम रेट और सेम उस पर चल रहा है। तो से कि मैं डे के स्टार्ट में, बिल्कुल डे के स्टार्ट में मार्केट ताज़ा है, लोग 8 रुपये पे शेयर बेच दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने 25,000 शेयर 8 रुपये के हिसाब से किए और 2 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया।
डे के बीच में 8.1 पे भी ट्रेडिंग हुई, 8.2 पे भी ट्रेडिंग हुई, होते होते डे एंड पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको समझ आ रहा है कि बीओपी का शेयर तो आज 13 लाख शेयर हो चुके सेल हो चुके हैं। तो शाम के करीब आया एक ऐसा इन्वेस्टर जो मार्केट को पूरी देखने के बाद सोचता है कि किधर खेलें, और उसने कहा बीओपी अच्छा लग रहा है, औसतन 8.3 पे सेल हो रही है, आज उठा लेता हूँ, या आज बेच लूँगा या कल बेच लूँगा। उसने आके कहा कि मुझे 8.3 पे 25,000 शेयर खरीदने हैं। इस वक्त मैं लगा चुका था कि मुझे 25,000 शेयर 8.3 पे बेचने हैं। अकाउंटेंट सामने मौजूद हैं, ज़रा मल्टीप्लाई करके जवाब निकालें। 2 लाख 75,100 ऐसे कितना फायदा हो गया? 75,100 का इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 लाख डिवाइड करें, कितना रिटर्न आया? बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा, 3.75% आना चाहिए भाई। अगर ये 75,100 1 लाख के ऊपर होता तो 7.5% रिटर्न था, तो कितना रिटर्न आया? 3.75%। अगर बैंक आपको 10% इंटरेस्ट रेट साल का कमिट करता है ना, तो 4 महीने बाद उसने इतना रिटर्न देना था जितना आपने 4 घंटे बाद लिया है। रिटर्न आपको अमाउंट में कम लग रहा है ना, इन्वेस्टमेंट भी तो थोड़ी है। अगर दिन के स्टार्ट में करोड़ रुपया लगाया हो, रिटर्न कितना है? 3.75%। तो डे एंड पे 3,75,000 रुपये निकाल के हटे, अगले दिन आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया इन्वेस्ट करने के लिए, आपने लगाया और अमाउंट डूब गई, 98,000 रुपये आ गई। स्पेकुलेशन है ना, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी गेम है जो लोगों को बहुत मज़ा देती है। जो रिटायर्ड लोग हैं ना, वो अक्सर अकाउंट खोल के और पूरा दिन खेलते रहते हैं, और उन्हें कंप्यूटर पे ना समझ आए ना, वो ब्रोकर्स के ऑफिस पे पहुंच जाते हैं। ब्रोकर्स ने बड़े बड़े ऑफिस लिए हुए होते हैं, वहाँ लोग फिजिकली भी आते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो तो आप फिजिकली ब्रोकर के पास जाके कह सकते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, तो अक्सर बाबे जो है ना, वो उनके पास कुछ 30-40 लाख रुपए होते हैं, उससे वो खेलते रहते हैं कि ब्रोकर के पास पहुँच गए, उसे कहा हाँ भाई पुत्र फिर आजकल केड़ा शेयर किस भाव बिक रहा है? वो कहते हैं जी बीओपी बड़ा उत्ते जा रहा है। कहना अच्छा विखा ए वेखो जी 8.20 ते ट्रांजैक्शन हुई है, 8.10। अच्छा पुत्र इंज कर 20 लाख ला दे 8.15 दे रेट ते। अब वो इतने सियाने हो चुके होते हैं पूरा, तो उन्होंने वो हर दिन ही 5-6 घंटे ये काम कर रहे होते हैं कि उन्हें गेम समझ आ रही होती है कि आज इस रेट पे खरीदेंगे तो इस रेट पे बिकेगा। तो टोटल स्पेकुलेशन चल रही होती है। बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कि वो कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, वोटिंग पावर की तरफ जाना चाहते हैं, डिविडेंड लेना चाहते हैं। वो सिर्फ फ्लक्चुएशन को वो कर रहे हैं। एक दिन में 0.2 रुपीज़ की फ्लक्चुएशन से बंदे ने 7500 रुपये कमा लिया जी। बीओपी आज डाउन जा रहा है, कितने रुपए पे? 7.2 6.9 तो लो होगी ना, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। पता है बीओपी पाकिस्तान के टॉप 10 शेयर्स में उस वक्त था जब इसकी वाइंडिंग अप होने वाली थी। अचानक से आपको लोग नजर आएंगे पीआईए में धड़ाधड़ घुस गए, और अचानक से निकलते हुए भी नजर आएंगे। अचानक से एक अननोन सी कंपनी में पता लगेगा आज दिन में 32 करोड़ शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा होगा यार मुनासिब सी 100 रुपए के आसपास की प्राइस है, ये दिन भर में 105 तक चला जाता है या 95 तक आ जाता है। अब कहीं डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऐसा ना हो कि आपने सुबह के वक्त शेयर खरीदा 100 रुपए का और शाम में 60 रुपए का हुआ, वो अपर और लोअर कैप लग जाते हैं। लिमिट्स तय की हुई होती हैं शेयर की प्राइस के हिसाब से, नॉर्मली 5% और कभी कभी 3-2% पे भी अपर या लोअर लॉक लग जाता है। एक खास हाईएस्ट प्राइस पे पहुंच गया ना पिछले दिन से 5% ऊपर, तो वो लॉक हो जाएगा, वो उससे ऊपर पर कोई नहीं कर सकता बिड। इसी तरह से लोअर साइड पे भी लॉक लग जाता है। तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% एक शेयर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। वरना क्या होगा, अचानक से धड़ाधड़ लोग एक चीज़ में आएंगे, जैसे प्लॉटों के साथ होता है। आज जनाब कंपनी वो अनाउंस करते हैं, क्या कहते हैं, रियल स्टेट वाले अनाउंस करते हैं कि जी फलाना ब्लॉक का फलाना प्लॉट की फ़ाइल मिलने लगी है। तो फाइल जब वो अनाउंस करते हैं तो फाइल होती है 90 लाख की,
एक दिन बाद वो फाइल हो चुकी होती है 1,90,00,000 की, और फिर हर दिन के हिसाब से 5-5, 10-10 लाख रुपए बढ़ते बढ़ते 2.5 करोड़ रुपए बिकती है, और उसके बाद फिर किसी से नहीं बिकती। वो बेचारा आखिरी जो बायर खरीद के बैठता है वो रोता रहता है। तो इसमें स्पेकुलेशन है, इसमें रिस्क है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मसलो मसाइल है। बट ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपके पास पैसे हैं तो आप घर बैठ के मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स वगैरह ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। कुछ और चीज़ें जो इसमें जानने वाली हैं, क्या एक स्टूडेंट को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अपेरेंटली रिटर्न्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये 7,500 अगले दिन नीचे चला जाता तो आप सोचते कोई बात नहीं बेचूंगा, रेट गिरा है ना, उससे अगले दिन 7,500 और नीचे हुआ होता। फिर एक टाइम आएगा कि घबरा के आप 2 लाख की चीज़ 1.5 लाख में बेच के और सोच रहे होंगे शुक्र है बच गया, लाख की ना हो जाती बाद में। इन्होंने कहा कभी तो ऊपर जाएगा। अब स्टूडेंट क्या इतना भरोसा और इतना हौसला करेगा? इसका मतलब है कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, वो पैसा जो इंतहाई सरप्लस है ज़िंदगी में वो इसमें लगाया जा सकता है। इंतहाई सरप्लस, अगर आपने अपना वो पैसा लगाया ना जिसकी आपको 2 महीने, 1.5 महीने, 10 दिन बाद ज़रूरत पड़नी है, तो फिर आप घबरा के निकल रहे होंगे। नंबर 1। नंबर 2, दिनों को नहीं सोचना, महीनों को सोचना है। अगर शेयर नीचे जा रहा है ना, उसको बंद कर देना, उसको देखना ही नहीं है। 1-1.5 महीने तक देखना ही नहीं है कि उसकी प्राइस के साथ क्या हुआ, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें टेम्परेरी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, कभी एकदम से नीचे चली जाती है मार्केट, कभी एकदम से ऊपर आ जाती है। अल्टीमेटली फ़ायदा उसे होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। ये ऐसी है जैसे ज़मीन आज खरीद लें तो पता लगे जी अनसर्टेनिटी, या 5 लाख रुपए रेट कम हो गया, 10 लाख कम हो गया, बट आज से 4 साल बाद तो फॉर श्योर आज के रेट से बेहतर होगी। तो वो पैसा जो लाइफ में बहुत सरप्लस पड़ा हुआ हो, वो पैसा जिसका कोई और इस्तेमाल ना हो, और वो पैसा जो रख के आप भूल जाएं और आप 2-3 साल तक भी पलट के ना देखने की हिम्मत रखते हो, तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी है। समटाइम क्या होता है, लोग छोटे छोटे से प्लान बनाते हैं, 30,000 रुपया पकड़ा और उससे खेलते रहते हैं पूरा महीना, उस 30,000 से को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बना लेते हैं, और अगर डूबेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 है। लेकिन इंसान है, लालची है, जब 30,000 की उसकी गेम पे 10,000 बनता है तो सोचता है 3 लाख होता तो 4 बनता, 3 करोड़ होता। पुराने ज़माने में स्टॉक एक्सचेंज ललचाता था। मेरे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, मैं कहा यार 7,500 का रिटर्न आ गया, आज मेरे पास 8 लाख होता ना तो ये रिटर्न 30,000 होता। स्टॉक एक्सचेंज कहता है क्यों घबराते हो? सीडीसी ने कहा हम देंगे 6 लाख, इन्वेस्ट करो। तो सीडीसी मुझे 6 लाख, मेरे पैसों का तकरीबन 3 गुना मुझे मार्जिन दे देंगे, मुझे बदला फाइनेंसिंग दे देंगे। सुना होगा मार्जिन फाइनेंसिंग, बदला फाइनेंसिंग, वो बदला दे देंगे, यानी कि मैं 6 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकता हूँ मज़ीद। ये 6 लाख एक लोन है जो स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे दे दिया, और इस पर पर डे फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरे से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। से पर डे इंटरेस्ट ले लें वो 0.5%, तो 2 दिन में 1% इंटरेस्ट पड़ जाएगा। तो 6 लाख पे 1% इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000। लेंगे मैं 30-35,000 की गेम बना गया। तो लोग क्या करते थे, अपने असल से 3-3 गुना मार्जिन पे खेलना शुरू कर देते थे। इनको डर नहीं लग रहा, 2 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं सिस्टम में, मुझे 6 लाख का लोन दे रहे हैं, ये मैं पैसे लेके भाग भी तो सकता हूँ। पैसे कहाँ पड़े हैं? वीडियो गेम के अंदर। शेयर्स कहाँ पड़े हुए हैं? वीडियो गेम। शेयर्स फिजिकली सीडीसी के पास, 2 लाख रुपया सीडीसी के पास, मेरे पास सिर्फ एक सिस्टम जिसमें मैं लॉगिन पासवर्ड डाल के एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अब वो वीडियो गेम में उन्होंने एक्स्ट्रा टोकन दे दिया मुझे, खेलो। बात समझ आई? बेनज़ीर की डेथ पे ये बदला फाइनेंसिंग ने पाकिस्तान में लोगों के बिलियंस ऑफ रुपीस डुबो दिए थे। बेनज़ीर का बड़ा अनसर्टन अचानक से एक वाक़या हुआ और एकदम से बहुत ज़्यादा मुल्क में परेशानी आना शुरू हो गई। और उस वक्त क्या हुआ, शेयर जिस वक्त भी जितने भी ट्रेड होते थे, हर अगले दिन उसकी प्राइस गिरी हुई होती थी। अगर आपने अपने असल रकम पे लिया हुआ है तो गिरने पे आपको दुख नहीं होता, लेकिन अगर आपने बदला फाइनेंसिंग पे लिया है तो हर दिन आपको इंटरेस्ट पड़ रहा होता है। तो लोगों की असल रकम भी माइनस हो गई और उसके बाद भी उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के पैसे देने होते थे। दिवालिया हो गए, निकल गए, बंद हो गए, उनके पैसों पे कब्जा हो गया, उनके शेयर्स पे कब्जा हो गया।
बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ, लोगों ने कहा ये इंसानी हकूक़ की पामाली है, ये गवर्नमेंट ने जान के हमें लूटा है वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ने मार्जिन बदला फाइनेंसिंग बंद कर दी। अदरवाइज देयर वाज एन ऑप्शन कि आपकी असल रकम का तकरीबन 3 गुना आपको एक्स्ट्रा वो फाइनेंसिंग दे देते थे, एक इंक्रीज इंटरेस्ट रेट पे। वो साल का तो बहुत बड़ा रेट बनता है, लेकिन चूंकि लोगों ने 1-2 दिन या कई दफ़ा 3-4 घंटे ही खेलना होता था उस पैसे से, तो लोग वो पैसा उठा लेते थे। जैसे वो आजकल नहीं है कि स्टूडेंट लोन ले ले और उस पर एक दिन का 30 रुपये या पता नहीं इस तरह से करके इंटरेस्ट पड़ेगा। वो जब महीने पे चीज़ जाती है तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम है। अब सवाल ये है कि ये वो क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स का सिस्टम क्या है। नवंबर 1991 को बेस ईयर मानते हुए उस वक्त की जो कैलकुलेशन थी उसको 1000 पॉइंट्स पे मार्क कर दिया कि इंडेक्स 1000 पॉइंट्स है इस वक्त। इंडेक्स सिस्टम अगर आपको याद हो तो क्या होता था कि हम एक बेस ईयर की प्राइस नीचे रखते थे, करंट ईयर की प्राइस ऊपर रखते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से, तो हमें पता लग जाता कि इतना इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो पेट्रोल 300 रुपए का आज है और फ्यूचर में हो जाता है 450 का, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 150, तो हम कहेंगे इंडेक्स 150 है। इंडेक्स 100 का मतलब होता है कीमतें उतनी ही हैं जितनी पहले थी, ये फीसद में बताता है। 150 का मतलब है 150% हो गई हैं कीमतें। कीमतें पहले 300 थी, अब कीमतें हो गई 150%। पेट्रोल सस्ता कर दें, चलिए ये डॉलर लगा लेते हैं, डॉलर तो नहीं ना खरीदते आप लोग, तो 300 का डॉलर 450 का कर देते हैं। तो इंडेक्स नंबर इस तरह से काम करता है। तो 1991 नवंबर की जो प्राइसेस थी उसको बेस बनाया। उस दिन मार्केट में जितनी ट्रेडिंग हुई, ये क्या करते हैं, ये टॉप 100 कंपनीज KSE 100 इंडेक्स, मार्केट की 100 टॉप कंपनी जो तकरीबन 90% से ज़्यादा ऑफ द ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, उन सब के उस वक्त के क्या ट्रेडिंग थी वर्सेस आज की क्या ट्रेडिंग है। उस वक्त की नवंबर 1991 में जितनी भी ट्रेडिंग हुई उसको कह दिया 1000 पॉइंट्स। तो अगर आज मार्केट 64,000 पॉइंट्स पे है तो इसका मतलब है नवंबर 1991 वाले दिन मार्केट की जितनी वर्थ थी इस वक्त उसकी 64 गुना वर्थ हो चुकी है। अब वर्थ कैसे निकलती है, वर्थ निकालने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उस दिन कितने शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई। दूसरा आप देखते हैं कि कंपनियों की शेयर प्राइस पकड़ के फ्री फ्लोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। MFA में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको फ्री फ्लोट का भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फ्री फ्लोट का मतलब है कि एक कंपनी के कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो लिए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल डे एंड पे मैं कहता हूं कि मार्केट में फर्ज करें 3 शेयर्स हैं, A, B और C। A है 10 रुपए का, B है 15 रुपए का और C है 20 रुपए का। मैं कहता हूं A कंपनी के वो शेयर जो मार्केट में आ सकते हैं वो है 15 मिलियन। 15 मिलियन ये वो शेयर है जो मार्केट में आ सकते हैं, ये फ्री फ्लोट है। एक हो सकता है इस कंपनी के शेयर हो 25 मिलियन, लेकिन 5 मिलियन ब्लॉक हुए हुए हो किसी बैंक के पास, 2 मिलियन शायद गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी के तौर पर रखे हो, 3 मिलियन शायद स्पॉन्सर ने पकड़े हो और उनको ब्लॉक अकाउंट में डाल दिया हो और मना हुआ हो कि इसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो फ्री फ्लोट किसी भी कंपनी के उतने शेयर्स को कहते हैं जितने मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। हो सकता है 1-2 मिलियन तो फिजिकल में हो, फिजिकल वाले मार्केट में, सॉफ्ट में कहाँ ट्रेड होंगे। तो इसका मतलब है ये एक कंपनी के 15 मिलियन इज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। और ये एक शेयर कितने का बिका एवरेज मार्केट में आज, इसका मतलब है इस कंपनी की कैपिटलाइजेशन है 150 मिलियन की। आज के दिन की इस कंपनी की कैपिटलाइजेशन, यानी आज के दिन कोई इस कंपनी को पूरा खरीदना चाहता, हर वो शेयर जो मार्केट से मिल सकता था वो 150 मिलियन की कंपनी खरीद सकता था। तो आज के दिन इस कंपनी की वर्थ है 150 मिलियन। तो शायद इस कंपनी की आज के दिन की वर्थ हो 200 मिलियन, शायद इसकी वर्थ हो 220 मिलियन। तो ये सारी कंबाइंड वर्थ हमने मिला के देखा कि कितनी बनी, हाँ जी 570 मिलियन आज की टोटल वर्थ है। तो हो सकता है उस दिन की टोटल वर्थ आई हो 70 मिलियन। तो अगर 70 मिलियन वॉज इक्वल टू 1000 इंडेक्स पॉइंट्स, तो
तो आज हमने देखना है कि हमारा इंडेक्स कितना वो हुआ। तो ये जो आपको इंडेक्स बताते हैं कि जी 65,000 इंडेक्स है, 30,000 इंडेक्स है, 40,000 इंडेक्स है, ये एक बेस ईयर से कंपेयर कर रहे होते हैं। फिर एक दिन का अगले दिन से कंपैरिजन होता है चेन इंडेक्स से। शायद क्यूएम की बातें याद हो, पिछला दिन डिवाइडेड बाय अगला दिन, तो उससे हमें पता लग जाता है कि अगले दिन कितना इजाफा हुआ। तो फॉर एग्जांपल पिछला दिन क्लोज हुआ है 64,000 पे और अगले दिन में है 64,200 इंडेक्स, तो मैं कहूँगा इंडेक्स 200 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 64,200 पे बंद हुआ। तो ये जो होता है ना एक दिन से दूसरे दिन का कंपैरिजन, ये बताता है कि मार्केट पिछले दिन से आगे गई है या पीछे आई है। जैसे अगर आप आज देखेंगे तो आज गालिबन नीचे की तरफ गई होगी मार्केट, माइनस में गई है मार्केट। क्यों? आज ऐसी क्या खास बात है? आज एसबीआई के वो था एनिवर्सरी थी, तो आज जो है ना वो लोगों ने एसबीआई में इन्वेस्ट किया। जी, नया साल शुरू हुआ है, इलेक्शन की तरफ चीज़ें आ रही हैं और लोगों की जो गैर यकीनी कैफियत है वो बढ़ती जा रही है। कुछ होते हैं आपकी तरह के लोग जो बेयकीनी वाली कैफियत के दिनों में फ़ायदा उठा जाते हैं। चीज़ें अनसर्टन होंगी, सारा कुछ होगा, चीज़ों के रेट गिरे हुए होंगे, जल्दी से आगे पकड़ के रख लेंगे और दुआ करेंगे या अल्लाह पाकिस्तान स्टेबल हो जाए। अगर स्टेबल हो गया तो 10 गुना रिटर्न कमाएंगे और ना हुआ तो फौत हो जाएंगे। तो कुछ लोग फिर पूरी पूरी लाइफ की जुए खेल लेते हैं, मुश्किल टाइम्स में प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, मुश्किल टाइम्स में सोना उठा लेते हैं, डॉलर उठा लेते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ फ्लक्चुएशन से खेल रहे होते हैं इस तरह की गेमों से। अभी थोड़े पहले मैंने पीआईए कभी एग्जांपल्स में उसका जिक्र भी किया था। जी, तो कहने का मतलब ये है कि क्या स्टूडेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं। क्योंकि वो सारी निशानियां जो मैंने बताई हैं वो आप पे पूरी नहीं होती। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 हौसला। अगर 25-30 हज़ार पड़ा हो और खेलना हो तो एक काम करें, पहले एक्सेल पे खेलें। आप 1 महीने तक मार्केट को ओपन करें। अच्छा, बीओपी 12 रुपए का सेल हो रहा है, चलो ठीक है, फ़र्ज़ करो मैं बीओपी ख़रीद रहा हूँ, तो एक्सेल में जाके लिखा बाइंग 10,000 शेयर्स इतने रुपए के हिसाब से और ख़रीद लिए। अब लिखा हुआ आ रहा है कि आपके इतने पैसे, जो 1 लाख रुपया पड़ा था उसमें से इतने माइनस हो गए हैं। फिर 2 दिन बाद एक और शेयर पसंद आया, आपने कहा मैं ख़रीद रहा हूँ। फिर 3 दिन बाद पसंद आया, खरीद। फिर 5 दिन बाद आप सोचा आप बीओपी बेचता हूँ, रेट ऊपर जा रहा है, रेट नज़र आ रहा था 13 रुपये 12 पैसे, तो आपने लिख दिया मैंने 13 रुपये 12 पैसे का बेचा। तो साथ साथ आपके समझ आएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस। 1 महीने तक ये तजर्बा एक्सेल पे करते रहें, जो नुकसान हो एक्सेल के ऊपर हो, ठीक है। जब समझ आ जाए कि मुझे गेम समझ आ गई है, तब मार्केट में उतरना है। फिर आपको पता लगेगा जो आपको गेम समझ आई वो बहुत छोटी है। मार्केट में अचानक से 2-3 ब्रोकर आएंगे, एक कंपनी पकड़ेंगे और ठक इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो अचानक से कंपनी के शेयर जो सुबह पहले 2 घंटे में सिर्फ 1000 शेयर ट्रेड हुए थे, अचानक से अगले 1 घंटे में 77 लाख शेयर ट्रेड हो जाएंगे। तो हम सोचेंगे यार इस कंपनी की आज बड़ी डिमांड है, एक काम करें, कीमत ऊपर जा रही है, रास्ते में पकड़ लेते हैं। वो कहानी शुरू हुई होगी फ़र्ज़ करें 90 रुपये से और हमें मिली होगी 91 रुपये की। हमने कहा आज इसमें बड़ी ट्रेडिंग हो रही है, हम पकड़ लेते हैं। हमने कहा 91.1 रेट दिया, पकड़ के बैठ गए हम, ज़बरदस्त हो गया। इस वक्त जब हमने 91.1 पे शेयर बाई किया तो उस वक्त वो बेच रहे थे जिन्होंने 90 से 91 तक पहुंचाया। वो निकल गए, हमने शेयर पकड़ा हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं। मार्केट में सिर्फ बायर मौजूद है, सेलर गायब हो चुका हुआ है। अब जब हमने सेलर बनना है तो नया बायर ही कोई नहीं। अगले दिन पता लगा कि वो जो बड़े वाले वो थे इन्वेस्टर, वो चले गए किसी और शेयर के पीछे, और हम वो शेयर जो 89 का ख़रीदते हुए भी सोचते 91.1 का ख़रीद के बैठे हुए हैं, और अगले 2 साल तक इसने दोबारा 90 को भी नहीं टच करना। यस, इसका मतलब है कि ये मार्केट थोड़े बड़े प्लेयर्स की है, इसमें एक स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, और ख़ासतौर पे वो पैसा जो बड़ा वॉलेटाइल हो उसको नहीं। फिर इन्वेस्टमेंट के कुछ जनरल रूल्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने, बास्केट गिरेगी सारे अंडे टूट जाएंगे। अलग अलग जगह पे डिवाइड कर देना है। पैसे पड़े हुए, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 25,000 स्टॉक एक्सचेंज पे लगा दें, 25,000 का सोना लेके रख लें, 20,000 रुपये जनाब डॉलर्स में लगा दें, फलाना। यानी अगर आप इस तरह की वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स कर भी रहे हैं तो भी अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। 30,000 रुपये के फ़र्ज़ करें कुछ गुब्बारे लेके रख लिए जो बेचने,
हो सकता है उसमें को 2000 फायदा हो जाए, लेकिन उसमें इतना नुकसान नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज वाला 25 अगले ही दिन शायद 10,000 रुपये पड़ा हुआ हो, या ना भी हो तो आपसे ले कोई नहीं रहा हो, मार्केट में उसका बायर गायब हो जाए। तो आप अपने पैसों को 3-4 जगह डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक वेंचर अगर डूबता है तो आपको दूसरी जगह से फायदा हो जाता है। अगर सारे ही पैसे SBI में लगे हुए हो फिर तो गेम ओवर है, ठीक है। तो कुछ ऑनलाइन नियर पीयर पे हो, कोई पब्लिकेशन का सिस्टम हो, कोई मेडिजी वाला निज़ाम हो, कोई टेस्टिंग का सेटअप हो, कोई और ट्रेनिंग्स वगैरह का हो, कोई छोटे छोटे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों, ताकि एक वक्त में 2 सेगमेंट डूबें, 4 तो बचें। नहीं, इन्होंने कहा जी SBI के ओनर के साथ पैसे लगा के अगर शेयर को ऊपर, बात यह है कि आप ये स्टॉक मार्केट में जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं ना, ये कई अरब की बातें हो रही हैं, और SBI वाला तो कई करोड़ों वाली बात सुन के भी आपसे कहेगा भाईजान कितने। हाँ, तो ये SBI से यहाँ मुराद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो पैसे लगाए जा सकते हैं। अच्छा, ये बेयर और बुलिश ट्रेंड क्या है? बुलिश ट्रेंड का मतलब है बुल एग्रेसिव जानवर है, हमला कर रहा है। तो बुलिश ट्रेंड का मतलब है मार्केट में बहुत गर्मी है, मार्केट बहुत तेज है, मार्केट में धड़ाधड़ बाइंग हो रही है और मार्केट ऊपर जा रही है, ये बुलिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड है, मार्केट ठंडी हुई हुई है। असल में बेयर हम लोगों ने तो एक जरा एग्रेसिव जानवर को देखा है, लेकिन ये ठंडे इलाकों से ये टर्म निकली है जहाँ बर्फानी बेयर होता है जो बेचारा पड़ा ही रहता है, ठीक है। तो ये जी बेयरिश ट्रेंड कहलाता है हल्का ट्रेंड, और बुलिश ट्रेंड कहलाता है तेज ट्रेंड। स्टॉक एक्सचेंज पे जब आपको वेबसाइट पे दिखाते हैं तो वो कलर से डिनोट करते हैं कि ये वाली चीज़ रेड कलर की हुई है, ये ग्रीन कलर की हुई है। रेड का मतलब है ऊपर जा रहा है, ग्रीन का मतलब है वो स्टेबल, सॉरी रेड का मतलब वो नीचे जा रहा है, ग्रीन का मतलब है ऊपर जा रहा है। समटाइम ब्लू या समटाइम एक ऑफ कलर से उसको स्टेबिलिटी बताते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में चलती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कैसे हो? स्टेप 1, गूगल पर सर्च करना है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। IGI सिक्योरिटी, खनानी एंड कालिया, स्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, बहुत सारे आपको इस तरह के पब्लिकली नाम, JS सिक्योरिटीज़, ये नाम मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनियां ये काम करती हैं, कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस होते हैं। आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि जी मुझे एक ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है CDC का। वो आपसे पैसे या शेयर वॉट एवर, वो कहेंगे मिनिमम 25,000 से खुलता है या मिनिमम इतने शेयर से खुलता है। आपसे वो पैसे लेके, आपसे चीज़ें लेके अपने पास फिजिकली रख लेंगे और आपको एक ऑनलाइन अकाउंट दे देंगे, एक सॉफ्टवेयर दे देंगे अपनी कंपनी का। आपको चलाने का तरीका सिखाएंगे। अब आप घर बैठ के जब देख रहे होंगे तो उसके ऑप्शन मुख्तलिफ देख रहे होंगे कि उसमें इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, विड्रॉ करने का क्या तरीका है। आपको छोटी छोटी सी वीडियोज़ भी भेज देंगे उसके लिए। अब इन वेबसाइट पे एतबार कैसे करें, क्या करें? गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं जमा पूंजी .pk। जमा पूंजी .pk एक एक्सीलेंट एफर्ट है। इसके पीछे SCCP इन्वॉल्व है मेनली। एक एक्सीलेंट एफर्ट है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, आपके पैसे के साथ आपने क्या करना है। आप इसमें जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह वो बताएंगे कि रियल स्टेट क्या होती है, रियल स्टेट की स्कीमें क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीमें क्या होती हैं, फलाना क्या होता है फलाना। तो जो आप नई स्कीम सुने, जो आप नया वेंचर देखें, आप वहाँ जाके वेरीफाई करें। वहाँ आप कंपनी का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं। आप स्कीम का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं ये स्कीम रजिस्टर्ड है या नहीं। इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ गेम्स भी अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना एक्सेल पे खेलें, तो इनकी एक गेम जो आजकल डाउन हुई है वो ट्रेडिंग की गेम है। एक्सेल की भी ज़रूरत नहीं है, वो लाइव ट्रेडिंग से क्वांटिटीज़ और रेट उठाएगा। आप कहेंगे मैंने आज इतना ख़रीदना है, मैंने आज इतना बेचना है, तो आप 1-1.5 महीना वीडियो गेम खेलते रहें ये देखने के लिए कि क्या महीने 1.5 महीने बाद आपने अपना हाथ वाला पैसा भी खो दिया या मज़ीद बना सके। तो उन्होंने इस तरह की गेम्स में मुख्तलिफ तरह के कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं कि अगर एक इंश्योरेंस की स्कीम में इतना इतना आपसे पर मंथ ले रहे हैं तो एंड पे आपको कितना मिलना चाहिए। तो जमा पूंजी .pk, इसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप जैसे मेरे से पूछें सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, वहाँ जाएँ छोटे छोटे से आर्टिकल्स स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं। आप पूछें बेस ईयर क्या होता है, इंडेक्स किसे कहते हैं, फ्री फ्लोट क्या होता है, बाय कैसे करना होता है, अकाउंट कैसे खुलवाना होता है, CDC किसे कहते हैं, शेयर्स कितनी तरह के होते हैं, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आइडियल टाइम्स हैं। फिर उसमें इन्वेस्टर की ना छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं
जैसे भी मैंने आपसे कहा कि पैसा सरप्लस पड़ा हुआ हो, उस पैसे का और कोई यूज़ नहीं होना चाहिए, बड़े अरसे तक आप उसे ना छेड़ने वाले हों उस पैसे को, तो इस तरह के छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स हैं जो डिफाइन हुए हैं। नहीं, जमा पूंजी .pk कोई भी, अभी ये जैसे सिस्टम है इसको ओपन कर लेते हैं। अगर मैं एक ख़तरनाक सिस्टम पे इंटरनेट चलाने के बारे में सोच रहा हूँ, या अल्लाह खैर, जमा पूंजी .pk, या अल्लाह खैर, इस सिस्टम की हमारे थोड़ा सा रैम कमज़ोर है। ये वही है, इस पर रूम 4 लिखा है। नहीं जी, ये वेबसाइट सी आ गई है, लाइट बंद की जा सकती है, इधर वाली तो बंद है, ये अगर ये आगे वाली लाइट्स और ये बंद हो जाए ना तो ज़रा थोड़ी सी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव SECP की तरफ से, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें यह है कि फाइनेंशियल बेसिक्स, टैक्सेशन की प्लानिंग, ये क्या होता है, नॉलेज सेंटर, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, पेंशन फंड्स क्या होते हैं, शेयर्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में मुख्तलिफ तरह की गाइडेंसेज हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्कैम और फ्रॉड्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देंगे, बताएंगे डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होता है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन गाइडलाइन, इन्वेस्टर अलर्ट, कंप्लेंट्स और इस तरह की चीज़ें। कंपनियों को वेरीफाई करने से रिलेटेड, लिस्टेड है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, फिर डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं, फिर ये स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग सिमुलेटर, ये वो गेम है जिसका मैंने आपको जिक्र किया। उसके अलावा इसमें टूल्स में भी कुछ गेम्स आपको मिलेंगी, चेक लिस्टें हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, मुख्तलिफ तरह की गेम्स के अंदर ये है कि जी मेरे पास इतने पैसे थे, फिर मैंने खेत ख़रीद लिए, उससे वो पैसे बढ़ गए, फिर इतना नुकसान हो गया। तो इस तरह से ना इन्होंने कुछ लाइफ इवेंट्स के ऊपर गेम बनाई हुई है, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर गेम है, जमा पूंजी की गेम बढ़ाओ और इस तरह से करके। तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे से इनकी इनिशिएटिव हैं जिसमें इन्होंने ना लोगों को इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश की है कि क्या और किस तरह से होगा। वो जो बंद हुई हुई है ट्रेडिंग सिमुलेटर जो है ना, वो रियल टाइम, वो स्टॉक एक्सचेंज में जो चल रहा है ना, उसको आप अपने पास खेल सकते हैं जी। इस वक्त कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, हो सकता है अभी चल रहा हो, 1-2 दिन पहले तो इसमें कुछ मसला था, किसी ने मुझे बताया था। स्टॉक ट्रेडिंग सिमुलेटर शायद इस वक्त चल रही हो, डाउन फॉर मेंटेनेंस, डाउन फॉर मेंटेनेंस। और जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का मैं जिक्र कर रहा था, psx.com. नहीं, मेरे पास 2 कंपनियों के शेयर्स हैं। बहुत पहले 2008 में ये जानने के लिए कि कंपनियां किस तरह से नोटिस भेजती हैं क्या, चूँकि मैं CA फाइनल को पढ़ा रहा होता था तो मैंने सोचा चलो मेरे अपने शेयर्स होंगे तो मेरे पास रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तो उस वक्त एंग्रो पॉलीमर कंपनी के 500 शेयर्स खरीदे थे, उनका IPO आया था तो 9,000 रुपये में 500 शेयर मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये ख़रीद लेते हैं, इससे अगले कई साल तक जितना नॉलेज मिल जाए उतना ही काफ़ी है। ख़रीदने के बाद से वो कंपनी डूब गई। उनकी हर साल एनुअल रिपोर्ट घर बेचते थे, रिपोर्ट देखता था वो एक फैक्ट्री है, लाइटें जल रही हैं, अंदर खोलता था 400 मिलियन का लॉस। मैं फ़ौरन से बंद करके कहता यार ये बत्तियाँ ही को बुझा दे। तो वो जब तक देखता रहा उसमें लॉस था, जब बेनियाज हुआ तो इस वक्त शायद 43 या पता नहीं 45 इस तरह से करके कोई कीमत है उसकी। और मुझे अब तक वो जितने मैंने पैसे खर्चे थे उससे ज़्यादा तो डिविडेंड भी आ चुका है। वही वाली बात है ना, अगर रख के भूल जाएं तो वो सीखने के लिए वो किया था, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि उसका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी गुम हुआ है कहीं। डिविडेंड अभी 2,500 आया था शायद 2-3 महीने पहले, और कुछ 3-4 तो बहुत ही ठंडे इन्वेस्टर्स हों तो भी अल्टीमेटली आप, अब मेरे इन्वेस्टमेंट नियत नहीं थी, 9,000 से कौन सी इन्वेस्टमेंट हो जानी है। और एक दफ़ा बहुत ही जोश व खरोश में अपने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में एकदम से ना हुब्बुल वतनी जागी, PIA के शेयर्स खरीदे कि मैंने ना गवर्नमेंट को पैसा पहुंचाना है। PIA के वो कुछ शेयर्स ऑफ़र कर रहे थे, मैंने कहा मेरा पैसा गवर्नमेंट को जाके मिले, PIA की 80-9 तश्कील में शायद मेरा किरदार हो। फिर आगे ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि PTI की गवर्नमेंट आने वाली है, ये आएगी तो PIA ज़बरदस्त हो जाएगी। बस वो जैसे आप आजकल बेवकूफ़ बन रहे हैं, मैं कुछ अरसे पहले बेवकूफ़ बना था। आपको बाद में अकल आएगी, मुझे अभी अकल आ गई है। अच्छा जी, ये मार्केट समरी है जी, ये देख रहे हैं, ये मार्केट समरी इस वक्त है। जब आप सुबह के वक्त जाएंगे ना मंडे टू फ्राइडे में, तो फिर आपको लाइव ट्रेडिंग स्क्रीन भी नजर आएगी। इस वक्त ये आपको पूरे दिन की समरी बताएंगे, फिर सेक्टर बाय सेक्टर के ऑटोमोबाइल में जो है
वो क्या हुआ, शेयर कितने पे ओपन हुआ, हाईएस्ट कहाँ पे गया, लोएस्ट कहाँ पे गया, करंटली कितने पे ट्रेड हो रहा है, कितना चेंज हुआ, ग्रीन मतलब पॉजिटिव साइड पे रहा है, रेड मतलब नेगेटिव हो गया, वॉल्यूम। अब ये इसके 15 लाख शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है, इसके 11 लाख शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। तो ये सेक्टर बाय सेक्टर इन्होंने दिया हुआ होता है। तो आप ये देखिए आज तकरीबन इस सेक्टर में ग्रीन जरा ज्यादा है। कौन सा जी? सीमेंट। केमिकल देखें, लाल, सब लाल है, सब लाल है। आप ये देखें क्यों? क्योंकि पीछे एकदम से हाइप क्रिएट हुई थी। अब क्या हुआ, इतनी सारी दुनिया घुसी और उन्होंने जनाब दिसंबर एंड तक अन्य में इन्वेस्ट किया। अब जो हाइप नजर आ रही थी, अब आज मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आज मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गिरी हुई होगी। फौजी फर्टिलाइजर नीचे जाएगा, क्या बात करती है, इसको डाले पे ले जाएं जी। ठीक है, तो ये इस तरह से करके इस वक्त देख रहे हैं, उफ, बीच बीच में कहीं थोड़ा सा ग्रीन है। तो खैर बहरहाल इसके अंदर इनका डाटा पोर्टल है, इसके अंदर आपके पास पिछले सारे ट्रैकर मिल जाएंगे, बहुत सारे आप शेयर्स के आप कोड बताएंगे और उस कोड से उसका 10 साल 5 साल का आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, एनालिसिस बन जाते हैं, ग्राफ चार्ट। फिर जो सीडीसी का जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जिस बंदे के थ्रू आपने पोर्टल लिया होता है वो आपको छोटे छोटे से टूल्स एनालिसिस देता है। फिर मुख्तलिफ मार्केट में रिसर्चेज होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली टोटल की टोटल हवाई मार्केट है। टोटल कोई ये नहीं कह सकता, मतलब ये कंपनी के आज शेयर इसलिए नहीं गिरे हुए कि ये गंदा परफॉर्म कर रही होगी, ये इसलिए गिरे हुआ है कि शायद आज मार्केट में लोगों ने कुछ और सोचा हो। तो जब लोगों को भरोसा होता है कि पाकिस्तान चलने लगा है तो अचानक से इसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। लोग से मुराद ज़्यादातर तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, छोटा इन्वेस्टर तो हम जैसे लोग तो किसी के खाते में भी नहीं आएंगे। लोग से मुराद है वो लोग जो कि कभी डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, कभी गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं, कभी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो 70-80% गेम चंद बड़े चला रहे होते हैं। अब वो बड़े पैसों वाले बड़े हैं, वो दूसरे वाले बड़े नहीं हैं। बहुत बड़ा स्कैम है, ये पूरी मार्केट ही धोखा है। इस्लाम इसलिए कहता है कि आप उस चीज़ में डील करें जो आपके हाथ में है। अब अगेन क्या ये हलाल है या हराम है, अब ये एक बड़ी ही लंबी चौड़ी सी सब्जेक्टिव डिबेट है कि स्टॉक एक्सचेंज हलाल है या हराम है। अगर एक शेयर है और शेयर के पीछे एक कंपनी एग्जिस्ट करती है और आप शेयर खरीद के उसके मालिक बन के अपने नाम पे उसे ट्रांसफ़र करके रिस्क एंड रिवॉर्ड ले लेते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं कि चीज़ खरीदी बेची, अब वो दोबारा हमने नहीं चलाना, खैर है, तो चीज़ खरीदी बेची और अपने हाथ में पोजेशन भी नहीं रखी, तो वो फिर थोड़ा सा मशकूक हो जाती है। इस्लाम ट्रेडिंग के कुछ रूल्स बताता है, वो कहता है कि आपने फ्यूचर में नहीं डील करना। स्टॉक एक्सचेंज में पूरा विंग फ्यूचर पे चल रहा होता है। आप आज एक कंपनी के 3 महीने बाद के फ्यूचर के शेयर खरीद सकते हैं, फ्यूचर की एक प्राइस होगी। अब आप सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, कोई और सोच रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो वो फ्यूचर की प्राइस से चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसमें फ्यूचर की ट्रेडिंग का भी, आप जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने उस पर डील करना है जो आपके पोजेशन में है, कानूनी पोजेशन में आपके, यानी कि फिजिकल तरीके से या कानूनी तरीके से आपका उसके ऊपर राइट बनता है, तो फिर आप उसको डील कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नहीं डील कर सकते। तो मार्केट में कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं। कुछ लोग फसल उगने से पहले बेच देते हैं, कुछ लोग दरख्त फल आने से पहले बेच देते हैं, पूरे पूरे बाग बेच जाते हैं। इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया हुआ है। एग्जाम्पल एग्जैक्टली यही दिए हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है कि फल आने से पहले दरख्त नहीं बेचा जा सकता, फसल आने से पहले फसल नहीं बेची जा सकती, क्योंकि वो अनसर्टन है, वो किस तरह की आती है। तो ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो तो क्लियर कट हराम है। जो स्पॉट ट्रेडिंग है, जो आज के रेट पे जो ट्रेडिंग है, उसके अंदर फिर ये है कि अगर आप एक शेयर खरीदें और शेयर की पोजेशन रखें और शेयर के राइट्स आप तक सारे पहुंच जाएं और फिर उसके बाद अगर आप बेचें, तो इसका मतलब है कि आपने इतने अरसा रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला वो किया। प्रॉब्लम है लोग 3 दिन 7 दिन 1 दिन सेटलमेंट की भी अलग अलग डेज होते हैं, T+1 T+3 T+7 अलग अलग सिस्टम है, पूरी दुनिया है। इसमें सर्च करने बैठेंगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। तो लोग सेटलमेंट से पहले ही बेच देते हैं शेयर, अभी उसकी वो मालिक बनने से पहले ही उसको आगे से आगे निकाल देते हैं। वो चीज़ मना है कि आप एक चीज़ की रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास आए हो और आप उसके बाकायदा मालिक बने हो। ये इस वजह से मना नहीं है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ये इस वजह से मना है कि इसमें इस्तेहसाल के खदशे हैं, इसमें इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है। इस्लाम ने कभी भी प्रॉफिट कमाने को मना नहीं किया। वो बंदा कह रहा है जिसको खुद भी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है प्रॉफिट कमाना, लेकिन ये है कि
प्रॉफिट कमाना कभी मना नहीं है, तिजारत को इस्लाम ने हमेशा प्रमोट की है। हदीस के मुताबिक दो अलग अलग रिवायात हैं, एक रिवायत है 99 हिस्सों की और एक रिवायत है 9 हिस्सों की, कि अगर रिस्क के 10 हिस्से हैं तो उसमें से 9 हिस्से तिजारत में। और एक और हदीस के मुताबिक, अब गेन इनमें से किसी एक का सोर्स ज़्यादा ऑथेंटिक है, 99 हिस्से 100 में से तिजारत में और एक हिस्सा बाकी तमाम कामों में। तो तिजारत को इस्लाम ने बड़ा पसंद किया है। अल्लाह सूद को ख़त्म करता है, तिजारत को फ़रोग देता है, जगह जगह हमें एंड मिलते हैं। तो कारोबार करना इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तालीम किया है। रिस्क की हलाल कमाना, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हलाल तरीके से की जाए, और अगर आप काम कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा काम जायज़ मुनाफे के साथ किया जाए वो बड़ा पसंद किया अल्लाह ने, और उसमें बहुत बरकत भी डाली है। बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। अगेन इस तरफ बढ़ेंगे तो फिर ये एक पूरी दुनिया है, पूरा लंबा चौड़ा सा वो है टॉपिक है। तो मैं जब पीएचडी मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जा सका और सीए के अंदर और अपनी टीचिंग को ही परसू कर रहा था, तो प्राइवेटली फिर मैंने सोचा कि फिर एक कोशिश करते हैं कि मैं एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं जो इस्लाम वाली साइड का भी जिसको पता हो और इधर का भी। तो सोचा कि फिर पीएचडी इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम्स में करते हैं, लेकिन एमफिल पे जाके कहानी रुक गई। इसलिए नहीं कि फ़ेल हो गया, इसलिए कि पेपर देने का मौका नहीं मिला, इतना टाइम नहीं था। तो मैं बड़ा कम इसको डिस्क्लोज़ किया, लेकिन मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ भी हूँ। मैंने प्राइवेटली एमए इस्लामिक स्टडीज़ में किया है, और फिर मेरा ये था कि मैं एमफिल में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँ इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम में। उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आपने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर किया। अगर आपने इकनॉमिक्स में मास्टर किया होता तो फिर मैंने उन्हें कहा भाई मेरे पास ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये आपकी इकनॉमिक्स और फाइनेंस। उन्होंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ है, हमें नहीं पता इसका। ठीक है, फिर मैंने कहा ये मास्टर्स के इक्विवेलेंट है। उन्होंने कहा हाँ, आप अगर कभी गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो कह दीजिएगा मैं मास्टर के इक्विवेलेंट हूँ, लेकिन इसकी बेस पे एमफिल नहीं मिलेगा। तो मास्टर्स करने के बाद फिर मुझे एक एमबीए करना पड़ा 2 साल, फिर उस एमबीए को एमफिल में कन्वर्ट करना पड़ा, लेकिन वो एमफिल बेचारा जो है ना वो आगे जाके ब्रेक लगा दी। फिर मेरी भी बस हो गई कि बस अब कितना पढ़ना है, बहुत हो गया। लेकिन यही सोचा था कि मैं पीएचडी करूँ इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम में, क्योंकि मौलवियों को अकाउंटिंग का नहीं पता, बिजनेस का नहीं पता, और इन लोगों को इस्लाम का नहीं पता। जो बिजनेस में बैठा है, जो बैंक में नौकरी कर रहा है, वो हमेशा जस्टिफाई करेगा वो सही कर रहा है, और मौलवी को हमेशा यही लगेगा कि इकोनॉमिक सिस्टम तो बड़ी गलत चीज़ होता है, उसे पता भी नहीं होगा इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं किसे हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है कि जो इस्लाम के ठेकेदार हैं उनको अकाउंट्स फाइनेंस का नहीं पता, और जो अकाउंट्स फाइनेंस के ठेकेदार हैं उनको इस्लाम का नहीं पता। तो इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी और 2-3 और लोगों ने थोड़ा सा काम किया था। एक पुराने ज़माने में एक बंदा होता था हसन आब्दी, बड़ा करीब का नाम था, मैं आतिफ हसन आब्दी हूँ, सैयद आतिफ हसन आब्दी। हसन आब्दी उसने काफ़ी काम किया था, इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कुछ रूल्स वगैरह वज़ा किए थे, और इस पर काफ़ी कोशिश की थी कि लोगों को इस्लामिक बैंकिंग समझ आए। पाकिस्तान में कई बैंक इस्लामिक हैं और कई की इस्लामिक सिर्फ विंडो है, लेकिन अभी तक सिर्फ मिज़ान बैंक है जो सक्सेसफुली अपनी इस्लामिक रूल्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर पाया है। बाकी काफ़ी हद तक मजाक कर रहे हैं, लेकिन मिज़ान बैंक को हमने थ्रू आउट देखा है कि पिछले 8-10 सालों में, 12-15 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, वो कस्टमर को रुला देते हैं, उलझन में डालते हैं। कस्टमर कहता है भाई मुझे आपसे डील ही नहीं करना, लेकिन वो पहले ट्रांजेक्शन को इस्लाम के मुताबिक लेके आते हैं, फिर उससे आगे चलते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज इस्लामिक है या नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। जिस ज़माने की रिवायात हैं उस ज़माने में इस तरह के सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बट वी बिलीव कि उस ज़माने में गाइडेंसेस जो दी गई हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो आगे के रहते तमाम ज़माने के लिए दी गई है। तो जब उन्होंने कहा ना जो चीज़ आपके अपने इख्तियार में ना हो उसको आगे नहीं देना, जो आपके कब्ज़े में ना हो, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसके आपके पास नहीं है उसको आप नहीं बेच सकते। तो इसमें कुछ प्लस माइनस हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपने रेलेवेंट स्टडी करनी है, रेलेवेंट स्कॉलर से पूछना है। कुछ मदरसों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा इकनॉमिक सिस्टम्स वगैरह की गाइडेंस दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ों को खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और इस वक्त पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा है। मशवरा ये है कि बहैसियत स्टूडेंट आपको इसमें नहीं घुसना चाहिए, बड़ा सिंसियर मशवरा। जी, अगर असल में सेटलमेंट ऐसी नहीं ना होती, बैकएंड पे सेटलमेंट 3 दिन बाद हो रही होती है। अगर आप शेयर खरीदें, सेटलमेंट हो जाए और रिकॉर्ड में वो आपके नाम पे आ जाए और वो डेजिग्नेट हो जाए कि हाँ भाई अब आप इसके मालिक हैं, उसके बाद अगर आप बेचेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी।
असल में ये एक रूल है, इस तरह के छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स हैं। तो आप जिस भी मसलक से बिलोंग करते हैं, हर मसलक ने अपने तौर पे मुख्तलिफ किताबें दी हैं इसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ अहादीस के हिसाब से इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम समझाए हुए हैं, गाइडेंसेस दी हुई हैं। पुराने ज़माने में फिर ख़ास तौर पे ये मुख्तलिफ जो सिस्टम है उसके अंदर जो है ना कि जी ये मालकी सिस्टम है, इसके अंदर फ़लाना किताब ने एक्सप्लेन किया, ये शाफ़ी सिस्टम है, ये हनफिया सिस्टम है, ये जाफरिया सिस्टम है। तो अलग अलग तरह के मसलक ने अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट किए हैं। तो आप जिस भी मसलक से बिलोंग करते हैं, आप उसके अंदर रहते हुए एक दफ़ा इसको पढ़ें। ऑल्दो ये इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सल हैं। चूँकि मैं जिस मसलक से हूँ, मैंने मास्टर्स उसमें नहीं किया, मैंने दूसरे मसलक में किया। ज़रा देखें तो सही, टू माई सरप्राइज 95% चीज़ें सेम थी, लेकिन आपस में लड़ रहे होते थे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो लड़ रहे हैं उनको भी इस्लाम का नहीं पता, और जो वो कोट कर रहे होते उन्हें नहीं पता होता, तो हदीस की किताबें नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। सबसे आसान है कुरान पढ़ना, अगर कुरान को तर्जुमे से पढ़ लिया जाए आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह तकरीबन जो है ना, यूँ समझें कि जैसे नहीं होता कि एक बंदा कहता है यार खुदा के लिए यार कुछ तो सुन लो, तो अल्लाह ने बाकायदा स्टोन में कहा है कि भाई हमने नसीहत के लिए आसान कर दिया है। कोई जो नसीहत हासिल करे, कोई तो आए जो नसीहत हासिल करे। तो अगर मैं अपने नोट्स को कह दूँ ना ये आसान है, तो इसका मतलब है कि मैं एक इंसान ये मानता है आसान बात है स्टूडेंट्स के लिए। तो जब खालिक हकीकी कह रहा है आसान चीज़ है तो होगी आसान चीज़। फिर मौलवी की इस बात में मत आए कि कुरान समझ ही नहीं आ सकता जब तक किसी मौलवी से के पास मत आओ, वो तो अपना कारोबार ख़राब होने से रोकता है। आप कुरान पढ़ें, बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझाता है। एक दफ़ा ज़िंदगी में अरबी साइड पे करके सिर्फ उर्दू पढ़ें, कभी ज़रा कम सवाब लेने की कोशिश करें। आपको शायद ये गुमान है कि शायद अरबी की तरह रटा मारेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा, यकीन माने समझ के पढ़ेंगे सवाब भी अच्छा होगा और ज़िंदगी में भी फ़ायदा आएगा। तो बहुत सारे मसलों का हल कुरान में, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मौलवी हमें गोल गोल घुमाते रहते हैं। विरासत तक के कवानीन पे इतनी बहसें लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, और कुरान ने इतना डिटेल से बाकायदा रेशोज़ निकाल के बताई हुई हैं कि इस लेयर में उस वाली नस्ल में अगर ये वाला बंदा भी मौजूद हो तो चीज़ों को इस हद तक डिवाइड करो। तो बहरहाल आप लोगों को काफ़ी पकाया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पोस्ट रिजल्ट वाले हैं उन लोगों का लेक्चर ख़त्म हो गया, लेक्चर एग्जिस्ट करता है। हम पढ़ेंगे, मज़ीद आगे पढ़ेंगे, पिछले दिन के सवाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारे प्री रिज़ल्ट के कुछ बच्चे बीच में आए हुए हैं उनको खुदाफिज कह देंगे। तो दैट वाज अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। कहानी समझ आई, लेकिन नहीं करना। सच्चा मशवरा दे रहा हूँ, बहुत सिंसियर मशवरा दे रहा हूँ, मत करें ये काम जी। बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, पूरी कंपनियां, पूरे सेटअप वगैरह। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप गूगल पे भी लिख देंगे ना तो 10 तो वो बता देगा, चैट जीपीटी तक बता देगा आपको। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये इस वक्त करंटली क्या हो रहा है, ये जो 64,000 पे चली गई है मार्केट, ये हुआ क्या है जी।